हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनके बारे में। देखो, जेई का एग्जाम पास में और आपको रिवीजन भी करना है, यहाँ पे क्विक रिवीजन होना चाहिए। तो क्विक रिवीजन बस 5-7 मिनट के अंदर अगर आपको पूरे चैप्टर के यहाँ पे फॉर्मूले मिल जाते हैं तो ये आपके लिए क्या है, बोनस है एक तरह से। मैं यहाँ पे हर फॉर्मूले को आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा, जिसमें जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो इसमें एच क्या होता है, न्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। पहला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। देखो, प्लांक ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पैकेट्स को प्लैंक ने एक स्पेशल नाम दिया था जो है क्वांटा या फोटोन। तो फोटोन्स जो होते हैं, अगर हम उनकी एनर्जी निकालना चाहते हैं, भाई एक एनर्जी का बंडल है फोटोन और उस बंडल या पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, h इंटू न्यू, जहां पे h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं। देखो, या तो आप एच न्यू यूज कर लेना या फिर क्या यूज कर लेना, एच सी बाई लेमडा। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है तो आप एच न्यू लगाओगे, एच की वैल्यू तो फिक्स है। अगर आपको यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दे रखी है तो आप एच सी बाई लेमडा फॉर्मूला यूज करोगे, जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी मेटल के ऊपर क्या होते हैं, फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं, फोटोन्स आपतित होते हैं। तो वो फोटोन्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आते हैं। अब जब वो किसी मेटल की शीट के ऊपर गिरेंगे ना, तो मेटल की शीट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अगर ये एनर्जी क्या है, दहली ऊर्जा से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से एक करंट जनरेट हो जाएगी, यानी कि फोटोन यानी कि फोटो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, करंट जनरेट हो गई। इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये किसने दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने क्या बताया था, कोई भी फोटोन अपने साथ एच न्यू एनर्जी लेके आता है, उसमें से एच न्यू नोट एनर्जी तो वर्क फंक्शन देने में खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे इतनी एनर्जी तो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में काम आ जाएगी। किस चीज के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और बाकी बची हुई जो एनर्जी है ना, ये हाफ mv स्क्वायर, ये बन जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला आज के लिए, जहां पे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। देखो, बोहर एटॉमिक मॉडल हर एटम के लिए नहीं लगा सकते, ये कुछ सर्टेन हमारे जो एटम्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन के लाइक जो स्पीशीज होती है, जैसे H हो गया, He+ हो गया, इनके लिए ही ये बोहर एटॉमिक मॉडल हम लोग लगा सकते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें फॉर्मूले क्या क्या याद रखने हैं। एक तो देखो, हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है ना, तो उसको चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो मिलेगा, तो इसको जिस कुलोम्बिक फोर्स ने बाउंड कर रखा है ना इस न्यूक्लियस के साथ, जिस कुलोम्बिक फोर्स ने इस न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रखा है, वही न्यूक्लियस जो वही जो कोलम्बिक फोर्स है, वही कोलम्बिक फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर, और ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन हम लोग फिर कभी करेंगे इसका। अब दूसरा जो पोस्टुलेट था ना, दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया था बोहर ने, कि भाई जो mvr है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्टेन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, h/2π के इंटीजर मल्टीपल के। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एटॉमिक मॉडल में समझी। तीसरी चीज हम लोग समझेंगे, देखो एनर्जी, किसी भी nth ऑर्बिटल में जो एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, -13.6, ऊपर आ जाएगा z स्क्वायर, नीचे हो जाएगा n स्क्वायर।
एन तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और ये जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर। मान लो आपने हाइड्रोजन के लिए निकाला तो 1 यूज करोगे, हीलियम के लिए निकाला तो 2 यूज करोगे, Li2+ के लिए निकाला तो 3 यूज करोगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही ये जनरली यूज होता है। एन तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और जो जेड है ना, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो तो इतनी निकलेगी, अगर आप इसको किस में निकालते हो, किलो जूल में निकालते हो तो 2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें और इसमें। सिर्फ ये बाहर का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में चेंज हो गया, जूल में, यानी कि 2.178 इंटू 10⁻18। अब हम लोग nth ऑर्बिटल की यहाँ पे रेडियस निकाल लेते हैं। देखो रेडियस क्या होती है किसी भी nth ऑर्बिटल की, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम। अगर आप एंगस्ट्रम में निकालोगे तो इतनी आएगी 0.529। अगर आप इसी चीज को पिकोमीटर में निकालोगे तो क्या लिखोगे, 52.9। बाकी बाहर क्या रहेगा, n स्क्वायर बाई जेड दोनों के अंदर। ठीक है, चौथी चीज हम पांचवी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वेलोसिटी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेलोसिटी होती है रिवॉल्व करने के लिए। वो वेलोसिटी कितनी आती है, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन। ठीक है, ये बाहर जो मल्टीपल्स है ना, जैसे इसमें h/2π, इसमें जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसमें एन स्क्वायर बाय जेड, इसके अंदर हो गया जेड बाय एन। तो ये वैल्यूज, सॉरी ये जो मल्टीपल्स है ये आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें हमें उसमें पता होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। देखो डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट। अब ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो पार्टिकल तो है लेकिन उसके साथ साथ वो वेव भी होता है, यानी कि उसमें ड्यूअल नेचर होते हैं, दो तरह के नेचर होते हैं, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो देखो यहाँ पे लेमडा आ रहा है इस फॉर्मूले में, लेमडा क्या होता है, वेव की लेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। और यहां अगर मैं डिवाइड में देखूं तो क्या आ रहा है, m इंटू सी, यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम किसका होता है, एक पार्टिकल का होता है। वेवलेंथ होती है एक वेव की, और मोमेंटम किसका होता है, एक पार्टिकल का होता है। दोनों चीजें जब एक ही फॉर्मूले में आ जाए ना, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, दोनों चीजें जब एक ही फॉर्मूले के अंदर आ जाती है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो पार्टिकल हम लोगों ने यूज किया है ना, उसके अंदर वेव नेचर भी है एज वेल एज उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ फोटोन के लिए अगर आपको मोमेंटम लिखना हो तो कितना लिखोगे, m इंटू सी, बिकॉज फोटोन जो होता है ये क्या है, लाइट का एक पार्ट, लाइट का एक छोटा सा क्या है, पैकेट है। तो उसकी एनर्जी जब हम, सॉरी उसका मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो फोटोन के मास को हम लोग लाइट की वेलोसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बाकी जो पार्टिकल्स है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो आप यहाँ पे सी की जगह क्या यूज करोगे, उनका वेलोसिटी यूज करोगे, एम वी हो जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा, एम वी, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। कोई भी फोटोन जब इमिट होता है, जब हम बेसिकली लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, अलग अलग टाइप की हमें सीरीज मिलती है, जैसे लाइमन सीरीज मिलती है, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरह की हमको यहाँ पे क्या मिलती है, सीरीज मिलती है। वो सीरीज असल में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, जब जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे हम लोग यहाँ पे उसकी वेवलेंथ को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जहां पे z तो आपको पता है उसका एटॉमिक मास, सॉरी z तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर हम n1 की बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट जहां से वो किस में गया है, सेकंड में, अगर जैसे 1 से 2 में जाता है तो n1 तो 1 हो जाएगा और n2 2 हो जाएगा। मान लो वो 3 में था, 3 से वो 2 में आ गया तो 3 तो क्या हो जाएगा, n1 जहां से वो चला, और 2 क्या हो जाएगा, n2 जहां वो पहुंचा। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है r, r की वैल्यू फिक्स होती है 10⁻7 के इक्वल आती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैसे इतना पूछा नहीं जाता, सीधे सीधे आप याद रखो कि जो डेल्टा एक्स है, यानी कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, स्थिति में जो अनिश्चितता है, उसको मैं अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी h/4π। ठीक है, डेल्टा पी यूज करोगे तो h/4π। अगर आप मोमेंटम को लिखते हो m इंटू डेल्टा वी, तो वो जो m है ना वो डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m।
ये होती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती है, कैसे इनको यूज करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में अब समझने वाले हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहली चीज तो ये, इसको ढूंढा था बोहर ने। किसने ढूंढा था? बोहर ने इसको ढूंढा था। तो बोहर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल में जो शेल यूज किए थे ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, तो उन्हीं शेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और ये किसके बारे में बताती है? ये बताती है हमें शेल के बारे में। किसके बारे में बताती है? शेल के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया और एन शेल हो गया। एन की जो वैल्यू होती है ना वो जीरो से, सॉरी, एन की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो फर्स्ट वाला टाइप तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ढूंढा था सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने इसको ढूंढा था। और ये जो होती है ना, ये शेल के अंदर जो सब शेल प्रेजेंट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। देखो शेल के अंदर भी एक चीज होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी चीज, इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? एल से। एल से इसको डिनोट किया जाता है। और जो एल की वैल्यू होती है ना, एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। जीरो से लेके 0 टू n-1 तक किसकी वैल्यूज आती है? एल की वैल्यूज आती है। मान लो आपको कभी बोल दिया कि n तो कितना है? 3 है। n क्या है? 3 है। ठीक है, इसके लिए पहले तो एल की वैल्यू बताओ। तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 टू 3-1, और 3-1 कितना होता है? 2। तो 0 1 और 2। ठीक है, 0 का मतलब होता है s सब शेल, 1 का मतलब होता है p सब शेल, और 2 का मतलब क्या होता है? डी सब शेल। इसीलिए याद रखो कि n इज इक्वल्स टू 3 में 3s 3p और 3d होता है। 3f नहीं होता कभी भी, सिर्फ क्या होता है? 3s 3p एंड 3d, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू 0 से लेके कहां तक आ रही है? 2 तक। तो 0 1 और 2। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। n से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स किस पे डिपेंड करती है? एल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एन पे। तो एन के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू आई। अब एल के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू आएगी? एम की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी। जैसे ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, फिर शेल के अंदर क्या आ गया? सबशेल। ऐसे सबशेल के अंदर क्या जाएगा? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी बताती है। ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी बताती है, यानी कि अभिविन्यास के बारे में भी ये हमें बताती है। अब एल की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो एम की वैल्यू क्या होगी? देखो एल क्या है यहाँ पे? गिवन है, तो उसके लिए एम की वैल्यू क्या आएगी? -L2 प्लस एल। इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, यानी कि जैसे मेरे मान लो एल की वैल्यू आ रही है कितनी? 2, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 -1 0 +1 +2। कितने अभिविन्यास हो गए? टोटल 5। 5 ओरिएंटेशन हो गए। मींस हम लोग क्या कहेंगे? देखो L2 किसके लिए होता है? P के लिए। सॉरी, L2 किसके लिए होता है? D के लिए होता है। D के लिए। तो कितने आ रहे हैं? D के टोटल ओरिएंटेशन 5 आ रहे हैं। इसीलिए हम D में कितने बॉक्स बनाते हैं? D में हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स D में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है हमारा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ना, उस चीज के बारे में हमको बताती है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? +12। और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? -12। इसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपने ऑर्बिटल में किस साइड में घूम रहा है, यानी कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्लॉकवाइज है तो +12, एंटी क्लॉकवाइज है तो -12। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।